हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको मैंने पीछे के वीडियो में क्लास 6 और क्लास 7 की जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री है वो पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों, इधर जो परीक्षाएं हुई हैं, जो कंपटीशन की परीक्षा हो रही है, आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट पूछी गई थी, है ना। तो क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं। और कुछ लोग दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, ये जैसे मैं क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 देखिए आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये मत सोचिए कि क्लास 6 के लिए है, 7 के लिए है, 8 के लिए है। ये जो है, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, सब में ये किताब बहुत ही काम में आने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एनसीईआरटी का पूरा जो है एक तरफ से एक तरफ जो है मैंने किताब को पढ़ाना, आपको बताना स्टार्ट किया है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी की बुक, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं। अगर ये क्या है, बेसिक नॉलेज आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको हर छोटी बड़ी शब्दावलियाँ, चीज़ें कैसे घटित हुई हैं, कैसे स्टार्ट हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी से आपकी तैयार होंगी। तो आप ध्यान दीजिए। और स्किप आप लोग कर रहे हैं, जैसा कि ये आपका चार्ट मैंने यूट्यूब पे देखा, तो स्किप बच्चे बहुत, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना। तो पूरा वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे, जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, तो बीच की चीज़ें, लास्ट की चीज़ें आप छोड़ देंगे तो कैसे समझेंगे। तो ये सारा मेहनत मेरा गड़बड़ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और फिर आप लोग आगे वही चीज़ आप कमेंट करके पूछेंगे, है ना। तो इसलिए आप लोग जब भी देखिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर समय नहीं है तो उतना रोक करके, ब्रेक करके खाइए पीजिए। ठीक है, अपना घूमिए टहरिए, फिर आप प्ले करके देखिए, है ना। तो इस तरह करिए आप लोग। ठीक, तो आज से जो है आपका, जैसा कि मैंने बताया कि क्लास 6, क्लास 7 का मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज से आप लोग जो है क्लास 8 का जो है पढ़ेंगे, एनसीईआरटी हिस्ट्री। और ये देखिए, हमारे अतीत, ये थर्ड आप देख पा रहे हैं किताब का नाम। ठीक है, तो ये आज से आप पढ़ेंगे। इसकी जो विषय सूची है, सिलेबस है, वो आप देख लीजिए। ये आ गई आपकी विषय सूची। विषय सूची में आप देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। इस जो है कक्षा 8 में की में, क्लास 8 में आप क्या पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के, ये आप देखिए। नंबर 1, प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। ठीक है। दूसरा है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। नंबर 4, आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। नंबर 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और इसके बाद। छठवां, देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। सातवां, महिलाएं, जातीय सुधार। ठीक है। आठवां नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ठीक, तो ये आपकी विषय सूची हो गई। अब आइए जो है अध्याय 1 हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अध्याय 1 ये आपका आ गया। और अध्याय का जो चैप्टर है, ये देखिए, अध्याय 1। हाँ जी, अध्याय 1 आपका हो गया, प्रारंभिक कथन। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन। ठीक, कैसे, कब और कहाँ, इसे आप देखेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में हमें दिखता है जो है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो अब आइए इसे आप देखिए। पहला पॉइंट, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ,
इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? देखिए दोस्तों, आप लोग, मैं बहुत ही आराम से और पूरा आपको कंप्लीट कराऊंगा, छोड़ने वाला कुछ भी नहीं हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा वीडियो बड़ा रहेगा, लेकिन देखिए पूरा। जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, उतना ही मेहनत आप बस ध्यान से सुनिए, देखिए। गारंटी मैं देता हूँ कि इतिहास आपको जो है पहले से अच्छा आपका हो जाएगा, यदि आपने पूरी एनसीईआरटी बुक्स में जो बता रहा हूँ वो आप देखेंगे एक तरफ से एक तरफ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए और एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखिए, समझिए। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपने देखा, आगे देखिए। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में भी होता है। ठीक है, इसका संबंध इस बात से है, अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो जा सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय के लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ठीक है, तो ये सब सवाल आपके जो है दिमाग में आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए चित्र नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ब्राह्मण चित्र में क्या है, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये भाई ब्रिटेनिया है और ये ब्राह्मण हैं। ये आप देखिए, ब्राह्मण झुके हुए हैं, झुक करके जो है शास्त्र दे रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण 1782 ईस्वी 1782 ईस्वी रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक जो है, देखिए, रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाता है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक, ठीक है, ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। ठीक है, अब देखिए चित्र 1 को ध्यान से देखें। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। आइए इस चित्र को पहले आप ध्यान से देखिए। ठीक है, एक बार इसे पहले मिटाओ, फिर आप इसको ध्यान से चित्र पहले आप लोग देखिए। अब देखिए इस चित्र में
ये जो ब्रिटिश का जो सत्ता का ये, जैसा कि यहाँ पे आपने पढ़ा, ये ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया, ठीक है, ये ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहा है। तो ये ब्रिटेनिया है, ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक यहाँ पे आप देख रहे हैं। इन्हें ये ब्राह्मण जो है झुक करके इन्हें दे रहे हैं। अब देखिए आप लोग, जैसे मैं कई बच्चों को देखता हूँ, कोई चीज़ अगर कहीं प्रसारित हुई, कुछ भी हुआ, तो बिना वो सोचे समझे उसकी जो है जो प्रतिक्रिया अपनी देने लगते हैं। भाई पहले कोई चीज़ अगर प्रसारित हुई है, कुछ चीज़ जैसे वीडियो ही आप देखते हैं बहुत सारी जगहों पे कि कोई वीडियो आई या कुछ भी है, तो बिना कारण क्या ये वीडियो सही है या गलत है, या अगर सही है तो कौन इसको भेज रहा है, उसकी जो है मानसिक मतलब वो चाहता क्या है, ठीक है, उसके मन में क्या है वो, तो और वो किस लिए जो है प्रसारित किया हुआ है, क्या उद्देश्य है ना। तो ये सब चीज़ बिना सोचे समझे जो है मतलब वीडियो उन्होंने देखा और उसके जो है बहकावे में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। अब वीडियो सही है नहीं है पता लगा, फेक वीडियो है, लेकिन उस पे जो है अब कई बार मैंने देखा है बहुत लोग जो है उससे जो है प्रभावित हो जाते हैं और इधर उधर का गलत डिसीजन लेने लगते हैं, है ना। तो भाई कहने का मतलब पहले आप लोग कोई भी चीज़ें देखिए, उसे समझिए, विचार करिए, वो जो दिखा रहा है वो क्या सत्य है या उसकी मंशा क्या है ना। अब देखिए यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप, ये ब्राह्मण जो है इनके झुके रहे हुए हैं और इनको जो है समर्पित अपना जो शास्त्र है उसे दे रहे हैं। बताइए अब ये पेंटर को देखिए, तो ये बनाने वाला कौन है, तो ये जो तस्वीर दिखाया गया, भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानव भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जेम्स रेनेल ये है अंग्रेज, ये क्या है, अब अंग्रेजों को तो भाई बड़ा दिखाएगा ही, है ना, उसका कि भाई हम बड़े महान लोग हैं। और यहाँ पे देखिए ब्राह्मण लोगों को जो है झुका हुआ दिखा रहा है कि झुक करके दे रहे हैं भैया सत्ता संभालिए। तो ये सब चीज़ है, तो ये चीज़ समझिए कि क्या कौन हमें दिखा रहा है और कौन है, कौन बनाया है, ठीक है। तो इससे आप जो है पकड़ेंगे, है ना। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान रखें। आ जाइए आगे। चलिए, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसा भी हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब एक खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे, ठीक है। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था, ठीक है। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा
और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। ठीक है, जैसा कि आपने पीछे देखा, जो इतिहासकार होते थे वो राजा से वो इतिहास लिखते थे कि राजा का उसमें वर्णन गुणगान करते थे, राजा के बारे में अच्छा अच्छा लिखते थे। और ये शहरों में ही रहते थे, महल के आसपास ये रहते थे या राजा के दरबार में रहते थे, और बढ़िया जो है गुणगान करते थे। इसलिए करते थे कि भाई राजा उन्हें इनाम देगा। ठीक है, तो ज़्यादातर इतिहासकारों को ऐसे ही आपने देखा होगा, जो आपने मध्यकाल में देखा, प्राचीन इतिहास में देखा है ना। तो भाई वो क्या लिखेंगे? वो यही ना लिखेंगे कि राजा कैसे शासन करता था, राजा के लड़के, राजा युद्ध कब हुआ, राजा ख़त्म कब हुआ, है ना। क्योंकि ज़्यादातर उनका तो यही महत्व है कि भाई वो राजा के बारे में लिखे और हमें जो है इनाम मिले। ठीक है, और भाई राजा से पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, तो अब इससे हमें जो है स्रोत जो है ज़्यादा सोर्स और स्रोत जो है हमें राजा के मिल रहे हैं, और आम जनता के हमें नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जो आदिवासी हैं, अब उनका इतिहास देखिए हमें उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। जनजातियां जो हैं, इस तरह के जो गरीब हैं, जो किसान हैं, कृषक हैं, उनके जीवन की हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। लेकिन राजा महाराजा की हमें देखिए बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो यही कारण है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों को, दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे, संस्कृति व समाज किस तरह बदले। ठीक है, तो अब देखिए 2 सालों के इतिहास की किताबों में आपने देखा कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में लिखने लगे हैं। अब देखिए ना, बदलाव हुआ है। अब जो है और पक्ष को भी हाईलाइट किया जाने लगा है। आइए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चित्र नंबर 2। ठीक है, ये देख रहे हैं, विज्ञापनों में भी पसंद नापसंद तय होती है। देख रहे हैं, तो पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 ईस्वी में लिप्टन चाय के लिए तैयार किए गए यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। ठीक है, इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आप देखिए पीछे, ये महल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। ये आप देखिए, ये हैं आपके रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे आर्थर। ठीक है, घोड़े पर बैठे दिखाए गए हैं। लिप्टन्स टी यहाँ पे देखिए, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, देख रहे हैं, प्रचार। कौन सी तारीखें, इसे आप देखिए, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। ठीक है, एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने
जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेलेजली, बेंटिक, डलहौजी, ठीक है, कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। ठीक है, इतिहास की इस किताब में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। ठीक है, आगे देखें, क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा है वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र नंबर 3। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। देख रहे हैं ना? अब आइए आगे, हम अवधियां कैसे तय करते हैं? इसे आप देखिए, 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। अब देखिए, अभी आप जो इतिहास पढ़ते हैं वो सुविधा अनुसार कैसे बांटा गया है? भाई, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है, इस सुविधा अनुसार ऐसे बांटा गया है, ऐसे हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ये क्या कर रहे हैं? तो ये जो जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखा है। इस किताब में इन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा है। अब सोचिए, कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने की इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों
में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता है कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का बोलबाला था। ठीक है, यहाँ पे देखिए गतिविधि पॉइंट दिया है, इसे भी आप देख लें। अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। ठीक है, स्पष्ट करें कि आपने कालखंडों को किस तरह तय किया है। यह आपके लिए गतिविधि है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता की राह पर ले जा ध्यान दें आराम से। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। अब बताइए, जनता सुखी नहीं थी, इनका ये मानना है। अब आपको मैंने प्राचीन इतिहास भी पढ़ाया, मध्यकाल भी पढ़ाया। अब बताइए आप लोग, आधुनिक का भी आपको मैंने काफ़ी, आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख डालिए। अब बताइए, आपने इतना आपको मैंने पढ़ाया, क्या जनता सुखी नहीं थी? अरे भैया, तुम आए बंगाल पे कब्जा किए और जनता भूखों मर गई। कितने को आपने बिजनेस बंद करा दिया अपना सामान बेचने के लिए। अब बताइए, जनता ये जब कब्जा करेंगे भूभाग पे तो जनता सुखी रहेगी। देख रहे हैं? तो ये समझिए, अब उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। लीजिए, इतिहास की इस धारा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? अब बताइए, आपको मैंने पूरा कंप्लीट कराया है, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक। अब देखिए, आप पढ़े होंगे तो अब बताइए, था ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं था। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? अब आप देखिए, प्राचीन ही आप उठाइए तो उसमें आपके हिंदू धर्म के साथ बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था, और उसके साथ साथ भी आप देख रहे थे कई और भी चल रहे थे उनके साथ, छोटे छोटे धर्म, आप कई तरह के विश्वास चल रहे थे, है ना। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत के सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण को अलग अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। ठीक है, देखिए, पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे
समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। ठीक है, क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसा ही अपना सकते हैं? जैसा कि आपने इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। ठीक है, आधुनिक इतिहास में आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी ये कब्जा करते हैं तो आप देख रहे हैं ना कि ये क्या ऐसा कुछ है, समानता है? नहीं है, स्वतंत्रता भी नहीं है, कोई मुक्ति भी नहीं है। अंग्रेज जब चाहे जो चाहे फांसी चढ़ा देते हैं, जब चाहे जो अपना स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, लूट मचाए हैं। तो कहाँ समानता है, कहाँ स्वतंत्रता है, कहाँ मुक्ति है? तो कैसे हम कह सकते हैं कि आधुनिक जो है इतिहास है ना? न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। सही बात है। कौन सा इन्होंने उद्योग धंधों को जो है बढ़ाया, या कौन सा बहुत प्रगति हुई है? जो ट्रेनें इन्होंने चलाई और जो वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए चलाया था कि कैसे माल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से और हम सामान को ढका सके, अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनी अपने देश का फ़ायदा कर सके। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। ठीक, अब आइए अगला पॉइंट देखिए, औपनिवेशिक क्या होता है? अब आप इसे समझिए, पढ़िए। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता। ठीक है, और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। समझ गए आप? क्लियर हो गया कि औपनिवेशीकरण क्या है? आगे देखिए। लेकिन जल्दी ही आप समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ढंग से अनुभव नहीं करते थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। ठीक है, हम किस तरह जानते हैं? अगला पॉइंट, अब इसे आप पढ़िए। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? तो इसे आप देखिए। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण जो है साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत सरल, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है, उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। ठीक है, समझा आपने? एक बार और जल्दी से देखिए। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किया गया एक सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। ठीक है, अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए वह हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा
करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है, उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। समझ गए आप? आइए आगे देखिए। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने अपनी सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टरेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। ठीक। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। ठीक है, ये देखिए आप, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। ठीक। अब आइए ये स्रोत देखिए, कैसे जो है इतिहासकारों को स्रोत मिलता है। उसका एक स्रोत नंबर 1 देख लीजिए, गृह विभाग को भेजी गई एक रिपोर्ट। इसमें क्या लिखा है इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए, सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। देखिए, बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। ठीक है, कराची, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर न आएं। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, फाइल नंबर 5/2146। ठीक है, गृह राजनीतिक, भारत सरकार। तो देखिए, स्रोत के रूप में हमें अब जो अंग्रेज़ थे वो लिखने पे और निर्देश में जो है आपने देखा कि रिपोर्ट पे सारी चीज़ लिखित हो रही हैं। तो ये जो है एक अच्छा स्रोत जो है इतिहासकारों को और हमें पढ़ने को मिल रही है। इससे बहुत सारी जानकारियाँ भी आज हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, उन्हें खुशनवीसी में के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक में भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों
के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। ठीक है, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, ये अगला पॉइंट, इसे आप देखिए। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। ठीक है, गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके पर शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं चित्र नंबर 5 आपको दिख रहा है। शरीफे का पौधा 1770 ईस्वी के का दशक, है ना, ये देख पा रहे हैं आप। अंग्रेजी द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी, इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। अब आ जाइए, अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। क्या पॉइंट है? अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। अब भाई इसे देख लीजिए, रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं, कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। माफ कीजिएगा। ये भाई देखिए चित्र नंबर 6। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई यह तस्वीर देखिए 1832 ईस्वी की ये है। जेम्स प्रिंसेप ने इस चित्र को आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये चित्र, ठीक है, ये जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई है तस्वीर। 1832 ईस्वी में का ये सीन आप देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं। ये देखिए कपड़े उपड़े आप ध्यान दीजिए, है ना। सामान देखिए आप यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है। ये देखिए टेंट टाइप का भी कुछ दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। देख रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए। ये चित्र नंबर 7,
1857 के विद्रोही, ये आप देख रहे हैं 1857 के विद्रोही, है ना। अब तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच का पता चलती है। देखिए, मैंने चर्चा किया था ना, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा ये देखिए, चित्रों को देखिए। ये देखिए, अंग्रेज बनवाए हैं चित्र, ध्यान दीजिए। मैंने अभी आपसे बताया ना कि उसकी मंशा क्या है। अब देखिए, बनाने वाला चित्र जो है अंग्रेज है। ये देखो, अंग्रेज को कैसा दिखाया है, घोड़े पे सवार, ये बहादुरी सी, है ना। और देखिए, जो 1857 के विद्रोही को कैसा दिखाया है, ये देखिए, देख रहे हैं। तो ये देखिए, चेहरों को, कपड़े को किस तरह दिखाया गया है कि लुटेरा बनाया हुआ है ना। और ये जो है राजा बने हुए हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि जो चित्रकार है या जो वीडियो बनाने वाला है, उसकी मंशा क्या है, क्या दिखा रहा है ना। किसको वो अब जो है कैसे थे। अब देखिए, क्या इस तरह हुए होंगे लुटेरे जैसे, लेकिन दिखाया इस तरह है और इनको राजा बनाया हुआ है। देखिए पोजीशन, देखिए, देख रहे हैं ना। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। ठीक है। और यहाँ पे एक स्रोत भी आप देख लीजिए, स्रोत 2, ये आपका है, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। ये देखिए, अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस में बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन की खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे खबर दूसरे पुलिस थानों में पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना है कि पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वो कोई इंसान नहीं खा सकता है। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 की खबर है। आगे देखें, इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं, यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों में ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। ठीक है। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब को आगे पढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी। ठीक। तो भाई,
ये देखिए दोस्तों, आपका कंप्लीट हो गया क्लास 8 का, ठीक है, अध्याय पहला, प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। ये आज की वीडियो में आपने देखा, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? भाई यहाँ तक आपने देखा है तो पक्का आपको अच्छा लगा है, तो लाइक करते हुए जाइएगा, दोस्तों में शेयर करिए जिससे आपके दोस्त भी उनकी तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है। और कोई भी आपके विचार होंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स आपका खाली रहेगा, खाली है और आपकी कमेंट का इंतज़ार है। तो कमेंट आप लोग ज़रूर करिए और अच्छा लगता है यार तो लाइक ज़रूर किया करिए। लाइक करते हैं तो थोड़ी उत्साह आती है, उसमें आपके कोई पैसे खर्च होने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो इससे हम लोगों को उत्साह आती है कि भाई और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, ठीक है। तो बस दोस्तों आज का वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।